नमस्कार साथियों, मैं यशवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि 15 और 16 तारीख में जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो एग्जाम है वो 4 पालियों में जो है अच्छी तरह से संपन्न हो चुका है। आशा करता हूं आपने भी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया होगा और अच्छे स्कोर के साथ आप उस पेपर को कर भी आए होंगे। दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी की जो आने वाली जो मतलब कि इसके बाद जो कोई भर्ती होगी वो जो है यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो का जो री एग्जाम होना है 2018 का वही होने वाला है। यानी कि आयोग के पास जो है अब एग्जाम कराने के लिए कोई भर्ती नहीं है। वो जो है जो वीडियो का जो री एग्जाम है 2018 वाला वो ही जो है अब टारगेट जो है वही है। और आयोग में जो है इसको लेकर इसके पेपर को लेकर गर्मा गर्मी भी शुरू हो गई है। यानी कि चहल पहल जो है वो वीडियो के री एग्जाम को लेकर जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। और लगातार जो है हमारा जो चैनल है एस्पिरेंट ऑनलाइन हब वो आपको पहले से ही वीडियो के लिए जो है वो री एग्जाम के लिए क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक कि रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी हमारे चैनल पर प्रारंभ हो चुका है। और इतिहास जीएस का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जो जीएस है उसमें भी इतिहास का जो पार्ट है वो प्रारंभ पहले से ही हो चुका है। और स्टैटिक जीके की मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ। अब जो है वो कंटिन्यू बेस पर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। जो जीएस का जो पार्ट है उसमें हमने जो है हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को प्रारंभ किया है, तो जो कि बहुत इंपोर्टेंट रोल जो है अदा करने वाला है। 8 से 9 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। यदि हम पिछले वाले 2018 की एग्जाम की बात करें उसके पैटर्न को देखें तो उसके अनुसार यदि चलेंगे भी उन्हीं के अनुसार तो उसमें जो है 7 से 8 क्वेश्चन देखे गए थे। तो उसी संबंध में मैंने जो है आपका हिस्ट्री की क्लासेस को प्रारंभ किया था। और दिल्ली सल्तनत जो है मैंने लास्ट क्लास में जो है वो दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ किया था। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताए थे 5 राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में जो 5वां आता है वो आता है लोधी वंश। तो मैंने सबसे पहला वंश जो लोधी वंश वो गुलाम वंश है उसको प्रारंभ किया था, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 रहने वाला है। दोस्तों, उसमें जो है मैंने आपको 3 भागों में इसको बांटा था गुलाम वंश को। पहला जो था वो था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश का जो शासन था उसमें 1206 से लेकर 1210 तक था। यानी कि जिसमें मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है। जो दूसरा जो राजवंश है वो जो राजवंश है उसका नाम है शमसी वंश। अब शमसी वंश में जो है ना 1211 से लेकर वो 1265 तक जो है 1211 से लेकर 1265 तक जो चलेगा वो शमसी वंश चलेगा। तो शमसी वंश का जो पहला जो शासक है वो उसका नाम है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कैसे गद्दी पर आया था मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि ये जो है इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो गुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ये उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली की गद्दी पर आसीन था यानी कि दिल्ली से वो अपना संचालन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये बंगाल में जो है ना बदायूं में इक्तिदार के पद पर यानी कि गवर्नर के पद पर ये आसीन था। अब मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो बेटा था आराम साहब वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन अयोग्य होने के कारण ये जो है ज्यादा तक नहीं टिक पाता। और इस्माइल खान मैंने आपको एक व्यक्ति बताया था वो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश इसका गुलाम था। और इस इल्तुतमिश जो है था कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से विवाह भी कर चुका था, एक तरह से इसका दामाद भी था। दामाद और गुलाम दोनों को इस्माइल खान नामक एक व्यक्ति ने आमंत्रित किया दिल्ली की गद्दी पर आने के लिए। जब ये बदायूं से दिल्ली की गद्दी पर आ रहा था
तो जो मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी को जो है ना लाहौर ही रखा था, यानी कि अभी वो राजधानी जो है वो दिल्ली नहीं लाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर ही रखी थी। तो उसका बेटा जो भी 6-7 महीने का शासनकाल जो था वो लाहौर से संचालन कर रहा था। तो जब आराम साहब को ये पता चला कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए बदायूं से चल पड़ा है, तो उधर से वो भी चल पड़ा। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको मैंने आपको बताया था जुंद या जादों का युद्ध होता है। उसका ये निर्णायक परिणाम जो होता है क्या कि इल्तुतमिश जो है उसमें विजयी रहता है और आराम शाह जो है उसमें जो है मारा जाता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इल्तुतमिश को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको डिटेल से लास्ट क्लास में जो है समझाया। यदि आपने वो लास्ट क्लास ना देखी हो तो उसको जाकर देखें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो की जो एग्जाम की जो तैयारी है वो कुछ ही जगहों पर चली है। इसमें हमारे चैनल का भी जो भागीदारी है वो हमने बहुत जल्दी प्रारंभ की है, क्योंकि वीडियो का जो सिलेबस है छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, हर तरफ से उसको देखकर जांचकर परख कर आपके सामने परोसा जा रहा है। तो इसलिए इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। तो आइए आज हम जो है इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश की जो बात करते हैं तो इल्तुतमिश को जो है मैंने आपको बताया था कि गोरी जो था वो गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो सबसे पहले जो बात आती है कि ये गुलामों का गुलाम कहलाता है, यानी कि इल्तुतमिश को जो है हम क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम। पहली जो बात लिखनी है इल्तुतमिश जो है वो गुलामों का गुलाम कहलाता है। गुलामों का गुलाम। दूसरे जो नंबर पे बात आती है इसको क्या क्या कहा जाता है, यानी कि इसकी क्या क्या उपाधियां हैं वो मैंने आपको पहले लिखवा रहा हूं कि इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है, यानी कि साम्राज्य का स्वामी। दूसरी बात जो है इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब वास्तविक संस्थापक इसको क्यों कहा जाता है, क्या दिल्ली सल्तनत का क्या है, ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। अब इसको जो वास्तविक संस्थापक कहने का कारण है कि हम दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम आएगा, गोरी का भी नाम आएगा और इल्तुतमिश का भी नाम आएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। अब इसको वास्तविक संस्थापक कई आधारों पर कहा जाएगा, क्योंकि अब तक के शासक जो हैं वो लाहौर से अपना शासन चलाते थे, यानी कि जो राजधानी थी इनकी लाहौर थी। लेकिन पहली बार क्या हो रहा है, ये जो राजधानी को जो है, जो दिल्ली की जो राजधानी है वो गुलाम वंश की जो राजधानी है उसको ये दिल्ली लाहौर से जो है इसने दिल्ली बनाया। सबसे पहली बात वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली बना दी और इसने जो है ना सुल्तान की उपाधि को धारण किया। अभी तक के शासक जो है वो कोई भी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्यों, क्योंकि वो दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि सुल्तान की उपाधि ये लोग क्यों धारण नहीं करते थे। इसमें भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि जब तक कि मैंने आपको बताया था कि गुलाम हुआ करते थे, यानी कि किसी न किसी के, जैसे कि गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब तक ये दास्ता से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर सकते। लेकिन ये दास है
अपवाद के तरह से ये काम कर रहा है कि दासता से मुक्त नहीं हुआ है इल्तुतमिश, तब भी अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है। तो सुल्तान की उपाधि क्या है, धारण करेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ऐबक के समय जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है, ये ऐबक के समय ये बदायूं का गवर्नर था, यानी कि सारे जहांदार के पद पर ये जो है आसीन था। किसके समय, ऐबक के समय सारे जहांदार, सरे जहांदार यानी कि बदायूं का गवर्नर था एक, जो सरे जहांदार है पदवी है एक, उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे, यानी कि जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश थे तो छोटे छोटे क्षेत्र दे दिए जाते थे वहां का संचालन करने के लिए। वहां के रहन मतलब कि जो लोग हैं वहां के, जो किसान वर्ग है यहाँ के, कर एकत्रित करना होता था, तो वहां छोटे छोटे उसमें बांट दिया जाता था, और उसके जो प्रमुख हुआ करता था उसको सारे जहांदार के उपाधि दी जाती थी, यानी कि एक पदवी धारण करवाई जाती थी, यानी कि ये जो था बदायूं का गवर्नर था, उसको ही सारे जहांदार कहा गया है, बदायूं का गवर्नर। तो सबसे पहली बात, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुलामों को गुलाम कहा गया है, साम्राज्य का स्वामी कहा गया है। दिल्ली जो राजधानी जो है उसको दिल्ली लेकर आया है कौन, इल्तुतमिश। लाहौर से दिल्ली लाया, सुल्तान की उपाधि धारण करी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरे जहांदार के पद पर जो था यह आसीन था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उस बीच में जो है उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, यानी कि मैंने आपको बताया जादू का युद्ध चलता है, तो इसी बीच जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ रहा होता है, तो इसी बीच क्या होता है, जब दिल्ली सल्तनत के जितने भी अधिकारी होते हैं ना, तो इल्तुतमिश को जो है ना, वो गद्दी पर जो बैठता है जब इल्तुतमिश, तो दिल्ली सल्तनत के जितने अधिकारी हैं वो इसको जो है ना अपने राजा मानने, यानी अपने शासक मानने से इनकार करते हैं, यानी कि शुरुआत में अपना शासक इसको नहीं मानते हैं। और जब तुर्क आक्रमण हुआ था गौरी के समय में, तो जितने भी राजपूत शासक थे वो गौरी ने जो है ना अधीन कर लिए थे। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ रहा होता है धीरे धीरे, तो जो तुर्क शासक, वो राजपूत शासक जो है, वो भी जो है स्वतंत्रता की अपनी घोषणा कर देते हैं, यानी कि अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो उसकी मैं बात आपसे यही कर लेता हूं कि इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठते समय जो है ना, दिल्ली सल्तनत के अधिकारी जो थे, दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों ने इल्तुतमिश को शासक मानने से मना कर दिया। मानने से मना कर दिया। और उस समय के जितने भी राजपूत शासक जो हुआ करते थे, राजपूत शासक, जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
यानी कि ये जो है नया नया गद्दी पर बैठा था, तो राजपूत शासक जो तुर्क आक्रमण के समय जो गौरी के अधीन शासन करने लगे थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और दिल्ली सल्तनत के जो अधिकारी थे, जो यानी कि पिछले जो शासन काल में जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने भी इसको जो है शासक मानने से मना कर दिया, क्योंकि ये भी एक गवर्नर हुआ करता था छोटी सी जगह का, और जो अधिकारी हैं वो ये सल्तनत के मालिक हुए हैं, यानी कि सल्तनत में इनका जो दखल अंदाज है वो अच्छी तरह से होता था। तो ये जो है अपने से नीचे वाले अधिकारी को जो है जब अपने ऊपर जा रहा है वो, यानी कि सुल्तान बन रहा है, तो उसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि शासन बनने से मना कर रहे हैं, विरोध करेंगे क्योंकि भाई वो छोटा अधिकारी था और अब जो है वो उन पर शासन करने वाला है, इसलिए जो है ये जो है विरोध कर रहे हैं दिल्ली के सल्तनत के अधिकारी। अब आते हैं कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। एक तो मैंने आपको बता दिया है, राजपूत शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा करी, यह भी चुनौतियों में आता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चुनौतियां थी इल्तुतमिश के सामने वो क्या क्या थी। तो साथियों जब गौरी की मृत्यु हुई थी, तो गजनी की गद्दी पर जो है वो यल्दोज बैठा था, ताजुद्दीन यल्दोज जो बैठा था वो गजनी की गद्दी पर बैठा था। बात करते हैं कि गजनी की गद्दी पर कौन था। गजनी में जो है वो यल्दोज है, और दिल्ली में कौन है, दिल्ली में है इल्तुतमिश, और मैंने आपको बताया था कि सिंध पे जो है वो नासिरुद्दीन कुबाचा बैठ रहा है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सिंध पर सिंध ने इन क्षेत्रों पे जो है, यानी कि गजनी पे एल्दोज ने जो है ना, एल्दोज तो कहता था कि मैं गौरी का वंशज हूँ, इस आधार पर इसने अपने जो स्वतंत्र राज्य की गजनी में स्थापना करी थी, और जो है सिंध पर जो है वो कुबाचा ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। सिंध पर जो है नासिरुद्दीन कुबाचा जो है, कुबाचा ने जो है अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और दिल्ली का क्षेत्र जो है वो इल्तुतमिश को मिला था। मैंने आपको एक बार पीछे भी बताया था कि जब दिल्ली पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ रहा था और गजनी पर जो है एल्दोज बैठ रहा था, तो एल्दोज ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से भी कहा था कि मैं जो हूँ वो कुतुबुद्दीन वो गौरी का जो हूँ वंशज हूँ, यानी कि मैं उनके वंश का हूँ, तो आप मेरी स्वतंत्रता को स्वीकार कीजिए। लेकिन गौरी ने जो है इन बातों पर ध्यान ना देकर वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो इल्तुतमिश है ये बहुत छोटी जगह से उठकर आया है, यानी कि एक गवर्नर हुआ करता था, छोटी जगह से उठकर ये शासक बन रहा है। तो जब दिल्ली पर इल्तुतमिश बैठा तो एल्दोज ने भी इस पर दबाव डाला, क्या मेरी अधीनता को स्वीकार करो, यानी कि मैं जो हूँ वो कुतुबुद्दीन गौरी के वंश का हूं, इसलिए जो है मेरी अधीनता को आप स्वीकार कीजिए, अधीनता को स्वीकार करो। अब क्या था साथियों, ये बहुत ही छोटी जगह से, यानी कि गवर्नर हुआ करता था, इसको शासन चलाने का इतना तजुर्बा भी नहीं था, और इसके जो है जब शासन पे बैठा था, मैंने आपको बताया था कि अधिकारी भी इसके विरोध में थे, राजपूत शासक भी इसके विरोध में थे। तो इसने क्या करा, शुरुआत में इसकी जो अधीनता थी इसको स्वीकार किया, यानी कि अधीनता को स्वीकार किया। आगे चलकर हम देखेंगे दोस्तों, इसने इतनी चालाकी से और इतनी कुशलता के साथ अपनी दिल्ली सल्तनत की रक्षा करी कि एल्दोज और कुबाचा जो है इनको परास्त किया दोनों को, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपनी दिल्ली सल्तनत की रक्षा करी, यानी कि सूझबूझ से, यानी कि इस समय जो है इसने इसकी अधीनता को तो स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में ये कमजोर है, अभी अभी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है
इसको जो है इतना शासन चलाने का नहीं तो अनुभव है, तो इसने जो है इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार किया। अब इसका एक जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली पर जो बैठा है, तो इसका एक प्रतिद्वंदी कौन हो गया? एल्दोज हो गया। और दूसरा प्रतिद्वंदी कौन है? कुवाचा है। यानी कि तीनों के तीनों है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है और ये दोनों जो है वो गोरी के गुलाम है। यानी कि गुलाम ही गुलामों में जो है आपस में टकराव हो रहा है। क्यों? इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी एल्दोज भी है और कुवाचा भी है। अब आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है अपने दिल्ली साम्राज्य, जो दिल्ली सल्तनत में भी बैठा है, तो प्रारंभ में इसने अधीनता को स्वीकार किया, लेकिन इसने किस तरीके से इस अधीनता का बदला जो है इसको जो है मार कर लिया। यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें किस तरह से इसको मारा, तो हम आगे देखते हैं। इसकी चुनौतियों की बात करते हैं। इल्तुतमिश की क्या क्या चुनौतियां थी? चुनौतियां चल रही हैं। तो इसमें साथियों बात करते हैं कि मध्य एशिया पर जो है ना, उस समय मध्य एशिया पर जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में ख्वारिज्म के शाह जो थे ना, उनका बोलबाला हो रहा था मध्य एशिया पर। अपने साम्राज्य विस्तार के कालखंड में जो है, जो ख्वारिज्म के शाह थे वो बहुत ही तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे मध्य एशिया के अंदर। यानी कि ख्वारिज्म के जो शाह थे, ख्वारिज्म के शाह जो थे वो अपने मध्य एशिया में साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो है ना, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अब क्या है, गजनी पर बैठा है एल्दोज। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्वामी, वास्तविक वो जो शासक कहा जा रहा है, सिर्फ मात्र राजधानी परिवर्तित करने से नहीं कहा जा रहा है। दिल्ली को किस तरह से इन्हें सुरक्षित किया, आने वाले खतरों से। मध्य एशिया से ख्वारिज्मी का शाह जब भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो किस तरह से इन्हें सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करी। गजनी के शासक एल्दोज को किस तरह से परास्त किया, सिंध पर कुवाचा बैठा था उससे किस तरह से इन्हें सामना किया, उसको मैं आपको बता रहा हूं। उसी आधार पर इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है। सिर्फ मात्र लाहौर से दिल्ली राजधानी ले आया है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। लेकिन वो एक कारण है क्या, कि आज तक पहले जो शासक हुआ करते थे वो अपना जो शासनकाल जो है वो लाहौर से संचालन कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली लाया। एक कारण वो है, और दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि गजनी पर जो है वो एल्दोज बैठा हुआ है। और दिल्ली पर जो है, इस स्थिति को समझने की कोशिश करना साथियों। आप दिल्ली पर जो है वो इल्तुतमिश बैठा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया था सिंध पर कौन है, सिंध पर है कुवाचा, नासिरुद्दीन कुवाचा। अब मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया के जो ख्वारिज्म के शाह थे वो बहुत ही साम्राज्य विस्तार को लेकर ना अपना साम्राज्य जो है वो गजनी की तरफ बढ़ा रहे थे। यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो मध्य एशिया से में गजनी की ओर चल रहे थे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एल्दोज ने जो है ना इल्तुतमिश से कहा था कि मेरी स्वाधीनता को स्वीकार करो।
तो इस समय इल्तुतमिश ने जो है इसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर रखा है, किसकी, एल्दोज की। अब क्या होता है, ख्वारिज्म का शाह जो है वो गजनी पर अटैक कर देता है। गजनी पर क्या करा इनने, अटैक, आक्रमण कर दिया। अब जब गजनी पर इसने आक्रमण कर दिया तो इसने जो है इल्तुतमिश ने एल्दोज की अधीनता को स्वीकार कर रखा है। तो ये जो है एल्दोज जो है ये शरण मांगने कहाँ जाता है, ये इल्तुतमिश के पास जाता है शरण मांगने। अब इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था कितनी चालाकी से और सूझबूझ से इसने अपने साम्राज्य की रक्षा करी। अब इसका जो प्रतिद्वंदी है वो इसके पास आ रहा है, लेकिन इसने क्या करा, 1215 की ये घटना है साथियों। 1215 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पे, यानी कि दिल्ली इसने आने नहीं दिया। जो दिल्ली से इसने भी अपनी सेना को लेकर इसके सामने कूच कर दिया, यानी कि इसको जो है हराने के लिए ये निकल पड़ा। और पानीपत जो स्थान है, पानीपत में ये आपस में भिड़े। तो इसको जो है 1215 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1215 में। एक तरफ कौन होता है, मैंने आपको बताया एल्दोज तो जो है इसकी शरण लेने के लिए आ रहा था, लेकिन इल्तुतमिश जो है इसको मारने के लिए पहुंच गया। तो एक तरफ जो है इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश, और दूसरी तरफ कौन है, एल्दोज। तो जब ये पानीपत के मैदान में टकराते हैं आपस में, तो इसको तो अंदाजा नहीं था, ये तो अपनी जान बचाने के लिए इसके पास आ रहा था। तो इल्तुतमिश ने इस पर भारी मात्रा में अटैक करा और इसकी क्या गई, ये मारा गया। और ये क्या रहा, ये विजयी रहा। तो इस घटना के माध्यम से साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस सूझबूझ से, कितनी चालाकी से इल्तुतमिश ने अपने गजनी के जो प्रतिद्वंदी था उसको बड़ी आसानी से समाप्त कर दिया। यानी कि प्रारंभ में इसने चालाकी से काम लिया, उसकी स्वाधीनता को स्वीकार किया, लेकिन समय आने पर इसको भी जो है परास्त कर दिया। और जो है ख्वारिज्म के शाह ने जो है वो गजनी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब साथियों जो गजनी पर इसने अधिकार कर लिया ख्वारिज्म के शाह ने, तो दिल्ली की चुनौती और बढ़ गई। क्यों, जो ख्वारिज्म की जो सीमाएं थी वो सिंधु नदी से मिलने लगी। यानी कि जब गजनी पर अधिकार हो गया तो गजनी की सीमा जो है वो सिंधु नदी तक आती थी। तो इसकी जो ख्वारिज्म के शाह जो है अब दिल्ली की ओर नजर डालने लगा, यानी कि सिंधु नदी पर बैठा है। तो सिंधमढ़ जो कुवाचा है, इसने इल्तुतमिश ने क्या करा, तुरंत ही दिल्ली पर राज ना आए तो कुवाचा के ऊपर क्या कर दिया, इसने अटैक कर दिया। एक प्रतिद्वंदी को यहां पर परास्त करके मार दिया और दूसरे प्रतिद्वंदी पर क्या कर दिया, इन्हें अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो है इसने जो है इल्तुतमिश ने जो है वो मुल्तान और पंजाब वाले क्षेत्र को कुवाचा से जीत लिया, क्षेत्र को जीता। अब इल्तुतमिश के पास जो है दिल्ली का शासन आ गया और जो सिंध पर जो कुवाचा बैठा था उससे जो है मुल्तान और पंजाब के क्षेत्र को भी जीत लिया। और गजनी का जो क्षेत्र है उस पर जो है मध्य एशिया के ख्वारिज्मी के शाह का अधिकार हो गया। लेकिन 1218 में मध्य एशिया के अंदर जो है एक जो बारबेरियन हुआ करते, मंगोल जो है, मंगोल एक प्रजाति पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती थी। तो वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही तेजी से कर रहे थे। यानी कि जितने ख्वारिज्म के शाह जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उससे भी तीव्र मात्रा में, यानी कि उनको बारबेरियन के तौर पर हम कहा जा सके तो ठीक, कोई गलत नहीं होगा कि उन्होंने साम्राज्य का जो विस्तार है बहुत तेजी से मात्रा में करा। और 1218 ईस्वी में
1218 में ख्वारिज़्म के शाह का साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। साम्राज्य वो क्या कर दिया? पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब क्या है, मध्य एशिया की एक जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। अब मध्य एशिया में जो है वो जो शाह थे वो समाप्त हो गए और गजनी से एल्दोस समाप्त हो गया। गजनी से एल्दोस समाप्त होने के बाद इल्तुतमिश की समस्या यहाँ भी खत्म हो गई और कुछ क्षेत्र जो है इन्हें सिंध के कुवाजा पर जो अधिकार था मुल्तान और पंजाब को अपने क्षेत्र में बुला लिया। अब जो है मंगोलों का अधिकार हो गया कहाँ पर? मध्य एशिया पर। अब आगे देखते हैं मंगोल जो है, अब एक इसने जो इल्तुतमिश ने अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको कमजोर किया और दिल्ली को अपनी जो है मजबूत किया। लेकिन इससे भी एक बड़ी समस्या आ रही थी, यानी कि जब मंगोलों ने इस यहाँ का जो विस्तार किया, अब जो है इल्तुतमिश के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही थी। क्या? जो मंगोल थे वो भारत की तरफ आ रहे थे, लेकिन भारत की तरफ आने का क्या कारण था, क्यों भारत की तरफ आ रहे थे, वो देखते हैं कि अब जो मंगोल है वो भारत की तरफ आ क्यों रहे थे। उन दिनों मध्य एशिया में जो मंगोल थे, मंगोलों में सबसे जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम था चंगेज खां। और चंगेज खां और जो मध्य एशिया का जो मैंने आपको बताया शाह के ख्वारिज़्म के शाह के बाद जो उसके शासनकाल को मंगोलों ने ध्वस्त किया और मंगोलों के ध्वस्त करने के बाद जो मध्य एशिया पर सबसे शक्तिशाली जो शक्ति उभर रही थी वो मंगोली थी। और मंगोलों में एक नाम आता है चंगेज खां का। चंगेज खां जो है उस समय का सबसे प्रतापी शासक माना जा रहा था मध्य एशिया का। और मध्य एशिया से वो भारत आने का क्या कारण था कि जो एक ईरान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलाउद्दीन मंगवर्नी। अलाउद्दीन मंगवर्नी, तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन मंगवर्नी जो है वो जो क्या नाम है उसका, मंगोल जो था वो चंगेज खां की जो बहन है और मंगवर्नी का जो है वो अफेयर चल गया था, यानी कि ये दोनों आपस में जो है वो प्रेम संबंध बना रहे थे और इसका पता जो है वो चंगेज खान को चल गया था। और चंगेज खान जो है इसका पीछा करते करते भारत की सीमा तक आ पहुंचा था। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे भारत आता है। यानी कि मंगोलों में, मध्य एशिया में मंगोलों में कौन है? चंगेज खान। मंगोल कौन है? चंगेज खान। चंगेज खान। इसका जो मूल नाम है, मूल नाम भी मैं लिख दे रहा हूं इसको। जो इतिहास में जो कहा जाता है वो चंगेज खान के नाम से कहा जाता है, लेकिन इसका जो मूल नाम है, इसका मूल नाम है तिमुचिन। कहीं पूछ लेते हैं, तिमुचिन क्या है? चंगेज खान का मूल नाम। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ख्वारिज़्म का शाह जो है, नहीं ख्वारिज़्म का शाह नहीं, ईरान में जो है वो अलाउद्दीन मंगवर्नी जो है, ईरान का शासक जो है अलाउद्दीन मंगवर्नी। अलाउद्दीन मंगवर्नी। अब मैंने आपसे बताया था कि अब पहले पूरी बात कर लेते हैं। अब दिल्ली पर कौन है? दिल्ली पर इल्तुतमिश है। और सिंध
कुछ क्षेत्रों पे कुछ क्षेत्र जो है वो इल्तुतमिश ने ले लिए थे, पंजाब और बलूचिस्तान वाला। लेकिन सिंध का अभी जो कुछ क्षेत्र है जैसे कि लाहौर है वो कुवाचा के पास है। तो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि अलाउद्दीन भगवानी और चंगेज खां की जो बहन है इनमें एक प्रेम संबंध हो जाता है, और इस बात का जो पता जो है वो चंगेज खां को चलता है। और चंगेज खां जो है इसका पीछा करता है। ये घटना जो है, जो ये पीछा करता है, इसका अटैक करता है, ये घटना है 1221 की, 1221-22 की ये घटना है। अब जब ये चंगेज खां जो है अलाउद्दीन भगवानी का पीछा करता है वो भारत, और ये जो है ईरान से भागकर जो है वो पंजाब में आकर छुप जाता है। पंजाब में छुप गया। अब पंजाब किसके अधीन आ रहा है? ये दिल्ली के अधीन आ रहा है। दिल्ली में कौन बैठा है? इल्तुतमिश। अब जो है ये पंजाब में आकर जब छुप गया, और चंगेज खां जो है ना, ये इसने जो है अभी भारत में एंट्री नहीं ली, ये सिंधु नदी पर बैठकर इसका इंतजार कर रहा है। किसका? अलाउद्दीन भगवानी का। जब काफी समय बीत जाने के बाद जब ये अलाउद्दीन भगवानी पंजाब के अंदर में छुपा रहता है और ये जो है इसका इंतजार करता है, और ये एक बात की और यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे पर बैठे हुए देखता है कि इल्तुतमिश जो है वो यदि अलाउद्दीन भगवानी की सहायता करेगा तो चंगेज खान जो है वो दिल्ली के ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। और चंगेज खान जो है उस समय का इतना बड़ा शासक हुआ करता था, यानी कि इतना मजबूत शासक था, ये दिल्ली को पूरा का पूरा नस्तनाबूद कर देता। दिल्ली जो इल्तुतमिश की जो सल्तनत है, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत तबाह हो जाती। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, यदि इसकी जो चंगेज खां का यदि आक्रमण यहाँ हो जाता दिल्ली पर, यदि यहाँ पर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती तो आगे जो ये हमें मुस्लिम सत्ता का जो लगभग 200 वर्ष जो शासन है, 200-250 वर्ष, ये देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यदि इल्तुतमिश मारा जाता, और ये जो मार का जो है यदि ये वापिस चला जाता, तो हमें ये जो मुस्लिम सत्ता जो हमें स्वीकार करनी पड़ी है, ये हमें भारत के अंदर मुस्लिम शासक, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो शायद ना ही होती। तो क्या होता है, ये जब पंजाब के अंदर छिपा होता है तो ये जो है पंजाब के शासक कौन है इस समय? इल्तुतमिश के बाद जो है एक दूत को भेजता है। किसको भेजता है? दूत। अब दूत का नाम है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क। अब जब ये जलालुद्दीन मगवानी एक दूत को भेजता है कि मुझे आप अपने दिल्ली सल्तनत में शरण दीजिए, मैं आपके क्षेत्र में आया हुआ हूं, मेरी चंगेज खां से रक्षा कीजिए, एक दूत आइन उल मुल्क को भेजता है। लेकिन इस बात का जो मैंने आपको बताता, जैसे कि पृथ्वीराज जो है वो दूरदर्शी व्यक्ति नहीं, राजा नहीं रहा था, इस बात को इल्तुतमिश भली भांति जानता था कि यदि मैंने अलाउद्दीन मगवानी की यहाँ पर हेल्प कर दी, सहायता कर दी, तो मेरे ऊपर चंगेज खां का आक्रमण होगा और मेरी सत्ता जो है वो पूरी की पूरी धूमिल हो जाएगी, पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इल्तुतमिश इतनी चालाकी से काम लेता है, जो आइन उल मुल्क है इसको रास्ते में क्या कर देता है? ये मरवा देता है। आइन उल मुल्क को ये मरवा देता है, और इससे मरवाने का जो संदेश जाता है, क्या जाता है इल्तुतमिश के कि मेरे पास अलाउद्दीन मगवानी का कोई दूत आया ही नहीं था। यानी कि इतनी सूझबूझ से इसने काम लिया कि ना तो अलाउद्दीन मगवानी का ये बुरा बना और ना ही चंगेज खां का बुरा बना। यानी चंगेज खां का बुरा बन जाता, यानी कि इसकी सहायता कर देता तो ये आक्रमण करके दिल्ली को नस्तनाबूद कर देता। तो इसने क्या करा? अलाउद्दीन मगवानी की सहायता नहीं करी। अंत में क्या होता? अलाउद्दीन जो ये चंगेज खां जो है अलाउद्दीन मगवानी की हत्या कर देता है। अब क्या होता है, इसी समय मैं आपको बता दूं, सिंध पर एक जनजाति भी रहती थी, मैंने आपको पहले ही बात करी थी जब अरब आक्रमण हुआ था, खोखर जनजाति। ये जो है ये भी बारबेरियन ही होते थे, यानी कि घात लगाकर आक्रमण करते थे। तो कुवाचा के ऊपर जो है ना, सिंध की जनजाति खोखरों ने इसी समय
जब ये 21-22 का जो ये सारे के सारी घटना चक्र चल रहा है, इसी समय कुवाचा के ऊपर आक्रमण हो जाता है। किनका? खोखरों का। और खोखरों के आक्रमण में कुवाचा जो है बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाता है, यानी कि बहुत ही यानी कि घात लगा के जब वो आक्रमण कुवाचा के ऊपर करते हैं तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति में आ जाता है। और क्या इल्तुतमिश इसी का फायदा उठाकर इस पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। अब इल्तुतमिश का अटैक होता है तो कुवाचा जो है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में आ जाता है और सिंधु नदी में कूदकर जो है अपनी जान दे देता है घोड़े के साथ। जो है ये पहले जो है इल्तुतमिश से भागता हुआ जो है बक्खर के किले में जो है, ध्यान से सुनना, बक्खर के किले में ये जो है अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन दोबारा जब बक्खर के किले पर जो इल्तुतमिश अटैक करता है तो ये अपने घोड़े के साथ सिंधु नदी में कूद जाता है। सिंधु नदी में कूद कर आत्महत्या करी। यानी कि दोस्तों अब इल्तुतमिश के सामने कोई भी समस्या नहीं रह गई थी, यानी कि सिंध का जो क्षेत्र था पूरा का पूरा इल्तुतमिश के कब्जे में आ चुका था। जो गजनी पे थे, जो गजनी पर जो एल्दोस था इसका प्रतिद्वंदी, वो पहले ही मारा जा चुका था। और जो चंगेज खान था, इसने अलाउद्दीन मंगवरनी की सहायता न कर चंगेज खान से अपने दिल्ली सल्तनत की रक्षा करी। इन्हीं सभी कारणों को लेकर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये डायरेक्टली पेपर में, अधिकांश पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो आप याद रखना, एक कारण नहीं है, इसके मैंने आपको कई 3-4 कारण बता दिए कि ख्वारिज्म के हाथ से रक्षा करता है, कुवाचा से रक्षा करता है अपनी दिल्ली सल्तनत की, और सबसे बड़े शासक मंगोल चंगेज खान से अपनी दिल्ली सल्तनत की रक्षा करता है। इन्हीं कारणों से ये जो है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक बंगाल अभियान है। बंगाल अभियान के समय क्या स्थिति थी उसको मैं आपको साथ चर्चा कर लेता हूँ। इल्तुतमिश का बंगाल अभियान। बंगाल अभियान। अब बंगाल अभियान क्या था साथियों? जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब जिंदा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है ना, बंगाल और बिहार पर जो है अली मर्दान खान एक नाम का व्यक्ति जो है वो शासन करता था। कौन? अली मर्दान खान। और उसके मृत्यु के बाद, और मैंने जैसे कि आपको बताया था, उसकी मृत्यु के बाद वो इल्तुतमिश की गद्दी पर स्थापित जब हो रहा था, इसी बीच में राजपूत शासकों ने भी अपना शासन, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों ने भी इसको अपना शासन नहीं माना था। तो इसी बीच में जो अली मर्दान खान जो था, जो है खुद ऐबक जो है, जब ऐबक गद्दी पर था, ऐबक के समय, ऐबक के समय जो है एक व्यक्ति है अली मर्दान खान। अली मर्दान खान वो बंगाल और बिहार पर जो है ना शासन कर रहा था। कहां पर? बंगाल और बिहार पर। बंगाल और बिहार पर जो है वो शासन कर रहा था। तो बंगाल और बिहार पर शासन जब ये कर रहा था और इल्तुतमिश की, अब ऐबक की मृत्यु के समय जो है, ऐबक की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है हिमाशुद्दीन एवाज खिलजी। क्या है? हिमाशुद्दीन
इवाज खिलजी। अब हिमायुद्दीन इवाज खिलजी जो है ऐबक की मृत्यु के समय के बाद और इल्तुतमिश की जो सत्ता धारण हो रही थी, यानी कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठ रहा था, वो अली मर्दान खां को जो है यहाँ से हटाकर और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और बंगाल और बिहार की गद्दी पर क्या हो जाता है, ये जो है आसीन हो जाता है। कहाँ पर? बंगाल, यानी कि अली, पहले मैं आपको लिखता हूं कि अली मर्दान खां की को मारकर, किसको? अली मर्दान खां को, अली मर्दान खां की हत्या कर अली मर्दान खां की हत्या कर बंगाल और बिहार की गद्दी पर आसीन होता है। बंगाल, पहले एक ही क्षेत्र हुआ करता था, ये पूरा बंगाल की गद्दी पर जो है गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर बैठ जाने के बाद जो है, जब इल्तुतमिश ने बंगाल पर अभियान किया, यानी कि ये जब हिमायुद्दीन एवाज खिलजी बंगाल की गद्दी पर बैठ गया और बंगाल की गद्दी पर बैठने के बाद अब इल्तुतमिश ने जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी कि सारी की जब इसने कुवाचा से और उससे सिंध के शासक कुवाचा और एल्दोस से अपने शासन को मुक्त करने के बाद बंगाल अभियान किया। बंगाल अभियान में क्या है, इल्तुतमिश जो है अपनी सेना लेके जाता है, यानी कि सेना के साथ आक्रमण करता है, सेना के साथ। और इस सेना को जो है ना, इल्तुतमिश का बेटा जो है वो लीड कर रहा होता है, यानी कि जो सेनापति है इस समय इल्तुतमिश का बेटा है, सेना के साथ आक्रमण करता है। और 1228 ईस्वी में 1228 नहीं साथियों, 1227 ईस्वी में एक जगह पड़ती है लखनौती, यानी कि लखनौती के पास एवाज खिलजी की जो है हत्या हो जाती है और बंगाल जो है एक स्वतंत्र राज्य घोषित होता है, यानी कि इल्तुतमिश के अंतर्गत जो है वो बंगाल दिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि बंगाल पर जो है वो अब अपने पुत्र, जो इसका जो पुत्र है वो नासिरुद्दीन अहमद जो है, इल्तुतमिश का जो बेटा है नासिरुद्दीन अहमद, जो सेना को जो लीड कर रहा होता है, अब बंगाल पर जो है वो उसको बैठाता है। किसको? नासिरुद्दीन अहमद को। बंगाल पर कौन बैठेगा? इल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन अहमद। इवाज खिलजी की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना? बंगाल का जो शासक बना वो इल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद क्या बनता है? गद्दी पर बैठता है। कहाँ की? बिहार और बंगाल की गद्दी पर बैठा। अब ये जब बंगाल की और बिहार की गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये जो है ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता और 1229 ईस्वी में जो है 1229 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1229 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है
तो इल्तुतमिश जो है अपने पुत्र की याद में भारत के अंदर सबसे पहला मकबरा बना है कि इसका क्या नाम है, पुत्र की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाता है जिसका क्या नाम है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या साथियों, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। भारत में सबसे पहले जो मकबरा है वो इल्तुतमिश बनवा रहा है अपने पुत्र की याद में, नासिरुद्दीन महमूद की याद में। 1229 में इसकी मृत्यु हो गई। वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसीलिए जो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो ये पुत्र की याद में बना रहा है, इसलिए भारत में पहला मकबरा बना है, यानी कि भारत का पहला मकबरा है। भारत का पहला मकबरा। तो इल्तुतमिश को जब ये पहला मकबरा बनाया है तो इल्तुतमिश को मकबरे का पितामह कहा जाता है, यानी कि मकबरों का जनक। मकबरों का जनक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वनडे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में मकबरों का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो वो इल्तुतमिश को जो है तो मकबरों का जो है जनक कहा जाता है। और भारत का जो पहला मकबरा जो बना है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, किसके, इल्तुतमिश अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में बना रखा है। और ये बना हुआ कहाँ है, ये दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार के पास में। अब ये बंगाल में जो है वो मलिक गाजी को जो है वो गद्दी दे देता है, यानी कि जो बंगाल का शासक बनता है, अगला शासक जो बनेगा बंगाल का, कौन बना, मलिक गाजी। बंगाल का शासक बना मलिक गाजी। तो साथियों मैंने आज आपको जो है इल्तुतमिश के अभियानों के बारे में बताया। इल्तुतमिश ने कैसे किस तरह से अपनी चुनौतियों का सामना किया, कुबाचा को कैसे हराया, नासिरुद्दीन कुबाचा को किस तरह से डिफीट दिया सिंध पर, और एबाज एल्दोश को जो है किस तरह से इसने अपने सामने यानी प्रतिद्वंदी एबाज को किस तरह से डिफीट दिया, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्वामी जिसको शासक जो है क्यों कहा गया, मैंने आपको पूरी ढंग से बताया है। तो यदि आपको आज के लिए इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। कोई भी गलती हो तो कमेंट करें, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको जो है हमारी वीडियो को लोग देखें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।